हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में जो कि रिलेटेड होते हैं हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस क्लास में और टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है जियोग्राफी से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि इसमें कई सारे कन्फ्यूज़न है जो कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं और इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो चार देखिए यहाँ पर आपको इसमें कुछ देश भी हैं, कुछ महाद्वीप भी दिए हुए हैं और आपको बताना है निम्न में कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो ये बेसिकली गोंडवाना लैंड होता क्या है, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो हम आपको भी बता रहे हैं कि क्या होता है गोंडवाना लैंड। तो देखिए 250 मिलियन एगो इस प्रकार से देश नहीं हुआ करते थे, महाद्वीप नहीं हुआ करते थे, केवल एक ही भाग हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। और इस प्रकार जो इसके आसपास था वो था, यानी पूरा जल ही भरा हुआ था, जिसे हम पैथालासा के नाम से जानते थे। और पैंजिया पूरा एक समूह हुआ करता था, यानी एक ही इलाका हुआ करता था, आपस में ये बटे नहीं थे। और फिर कई सारे फोर्सेस की वजह से पैंजिया का विभाजन होता है, पैंजिया विभाजित होकर फिर दो भागों में बट जाता है, लौरेसिया और गोंडवाना लैंड। और इसके साथ ही साथ बनता है टेथिस सागर, जिस पर कि आज हिमालय पूरा है, वो टेथिस सागर के ऊपर ही स्थित है। और फिर इसके पार्ट बनते हैं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और इस प्रकार से आप देखते हैं 145 मिलियन ईयर्स एगो कुछ जो सारे यानी ये भाग थे आपस में विभाजित होने लगे थे। और फिर ये है आज का प्रेजेंट डे, यानी आज जो आप विश्व को देखते हैं तो देखिए 7 कॉन्टिनेंट में ये यहाँ पर विभाजित हो चुका है। और इस प्रकार से ये दूर दूर हो गए जो सभी महाद्वीप हुआ करते थे। तो जो दो भाग यहाँ पर बने, जिनमें एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। तो जब पैंजिया टूटकर दो भागों में विभाजित हुआ तो जो उत्तर वाला पार्ट था उसे अंगारा लैंड कहा गया और जो दक्षिण वाला पार्ट था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। तो देखिए उत्तर वाले पार्ट में जो देश स्थित थे, यानी जो महाद्वीप स्थित हैं उत्तर वाले भाग में, यानी अंगारा लैंड में, वो हैं आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जो ये 3 महाद्वीप हैं, ये अंगारा लैंड वाले पार्ट में स्थित हैं। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से स्थित हैं, तो जो दक्षिण वाले महाद्वीप हैं, यानी जिनमें आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 4 महाद्वीप हैं ये आपके स्थित हैं गोंडवाना लैंड वाले एरिया में। तो ये हमारी पूरी थ्योरी हुई इस क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, यानी कौन अंगारा लैंड का हिस्सा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। बचे 2 ऑप्शन। अब आप कहेंगे कि अभी आपने बताया है कि जो उत्तर वाला पार्ट था उसे हम रखते हैं अंगारा लैंड में, और अंगारा लैंड में हमने आपको बताया एशिया महाद्वीप भी अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। तो जो भारत है एशिया में ही स्थित है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा भारत, लेकिन उत्तर अमेरिका ये भी अंगारा लैंड में स्थित है। तो एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, तो हम आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वो होगा उत्तरी अमेरिका। यानी उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। जबकि जो भारत है, यानी एक पर्टिकुलर अगर हम देश की बात करें, जो भारत है ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। आज नहीं है बट ये हुआ करता था, क्योंकि आज भारत पड़ता है एशिया महाद्वीप में, लेकिन तब ये हुआ करता था अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट। और यहाँ से अलग होकर इस प्रकार से ये प्लेट खिसकती हुई, फिर आप देखेंगे भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप के नीचे स्थित है भारत। तो ये यहाँ से प्लेट टूटकर यहाँ पर जुड़ी थी, जिससे कि भारत का निर्माण हुआ था। तो इसलिए भारत भी गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था अफ्रीका महाद्वीप के साथ में। तो काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन हुआ, लेकिन आप डिटेल में इसको समझ गए होंगे। और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको ध्यान रखना है भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा, यानी इंडिया इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी 4 वाटरफॉल्स आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अगर हम बात करें
खंडाधारा जो जलप्रपात है ये आपका स्थित है उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा का जलप्रपात है, तो ये सही आंसर होगा नहीं। इसके बाद आता है दूध सागर, और दूध सागर जो वाटरफॉल्स है ये स्थित है कर्नाटक गोवा बॉर्डर में, कर्नाटक गोवा बॉर्डर में स्थित है। और किस रिवर पर स्थित है, तो ये स्थित है मंडवी रिवर पर दूध सागर। तो दूध सागर और धुआंधार दो जो ये जलप्रपात हैं, इनमें हमको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही हमें मध्य प्रदेश के लगा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध सागर कर्नाटक गोवा बॉर्डर पर स्थित जलप्रपात है और इसका सही आंसर है धुआंधार जलप्रपात। तो बेड़ाघाट में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, जो कि बना हुआ है किस नदी पर, नर्मदा नदी पर, और यही हमारा एमपी में स्थित वाटरफॉल्स है। उसके अलावा जो शिव समुद्रम वाटरफॉल्स है ये आपका कर्नाटक में स्थित है और ये बना हुआ है कावेरी नदी पर, यानी कावेरी नदी पर स्थित है ये जलप्रपात। तो ये आप देख सकते हैं ये जो वाटरफॉल्स है ये है धुआंधार, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी बड़ा पार्ट ये कवर करता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रखा गया है और काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। रुपए का प्रतीक जिसे 2010 में पेश किया गया था वह देवनागरी रा और किस आर का सम्मेलन है जो बिना स्टेम के है। यानी बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो रुपए का प्रतीक 2010 में नया जारी किया गया था, आप देखते हैं किसी भी नोट में अब इस तरीके से रुपए को लिखा जाता है। पहले हम रुपए किस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से लिखा करते थे या इस प्रकार से लिखा करते थे, लेकिन फिर 2010 में इस प्रकार के प्रतीक को जारी किया गया, पेश किया गया, और ये किसका किसका समामेलन है ये आपको बताना है। तो इसमें जो ये आप रा देख रहे हैं ये तो देवनागरी लिपि का रा है, बट ये जो आर है ये किस भाषा का आर यहाँ पर लिया गया है, सिरिलिक, रोमन, ब्राह्मी या ओल चिकी। तो सही आंसर है रोमन। यानी जो रुपए का प्रतीक है जिसे 2010 में पेश किया गया वो देवनागरी रा और रोमन आर का समामेलन है जो कि बिना स्टेम के है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह, यहाँ पर सीट होगा, रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है। तो आपको बताना है निम्न में 4 अंग आपको दिए हुए हैं और कौन सा एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है। तो 2 तो आप पहले ही अलग कर देंगे, जिनमें आँखों का लेंस और जो नॉस्ट्रिल यानी जो हमारे नाक का पार्ट होता है, इसमें तो कोई भी ऐसा अंग होता नहीं जो रबड़ सीट की तरह व्यवहार करे। 2 ही जो फ्लेक्सिबल यानी रबड़ का मतलब है यहाँ पर फ्लेक्सिबल अंग होना चाहिए, तो इसमें 2 ही बचे, जीभ और कान का पर्दा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कान का पर्दा। यहाँ पर एक रबड़ सीट की तरह कार्य करता है, एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है हमारे शरीर का ये अंग। और इसको हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं एक ह्यूमन ईयर के संरचना से रिलेटेड। तो देखिए ये है एक ह्यूमन ईयर जिसका ये बाएं वाला पार्ट, ये मध्य पार्ट, और ये फिर होता है हमारे ह्यूमन ईयर का अंदर वाला पार्ट यानी कि आंतरिक भाग। तो यहाँ पर ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यही होता है हमारे कान का पर्दा, और ये आप देख सकते हैं ये पूरा फ्लेक्सिबल एरिया होता है और एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह ये व्यवहार करता है, और इसीलिए इसे ही कहा जाता है एक फैला हुआ पार्ट। रबड़ की तरह जो फैला हुआ पार्ट है वो हमारा, यानी जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं इनर पार्ट है, और ये वाला एरिया मिडिल पार्ट है, और ये जो आप इस कलर का एरिया देख रहे हैं ये सभी हमारा आउटर ईयर है। तो ईयर का एक प्रमुख रोल हमारे शरीर में सुनने तो होता ही है, और साथ ही साथ बैलेंसिंग का भी जो रोल है वो यहाँ पर कान के द्वारा अदा किया जाता है। आप देखते हैं जो बैलेंसिंग यहाँ पर बनाए रखता है, और साथ ही साथ ये एक रिसीवर के रूप में कार्य करता है जिससे हम किसी भी वॉइस को यहाँ पर अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, क्योंकि वॉइस इस तरीके से यहाँ पर टकरा कर अंदर प्रवेश करती है। फिर ये जो इनर पार्ट होता है ये इस आवाज़ के कंपन को तंत्रिकाओं के संकेतों में बदल देता है, और फिर इसे तंत्रिकाओं के माध्यम से माइंड तक पहुंचाया जाता है उन संकेतों को। क्योंकि अगर आपसे किसी ने कहा कि 1 गिलास पानी लाइए, तो आपने ये वॉइस सुनी और तुरंत ही यहाँ पर जो हमारा ब्रेन होता है वो इमीडिएट एक्शन करता है, और फिर वहाँ पर आप उस कार्य को करते हैं। तो यही हमारे ईयर का प्रमुख कार्य होता है, और यही एक रबड़ की तरह व्यवहार करता है, रबड़ की सीट की तरह व्यवहार करता है कान का पर्दा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। तो 4 आपको नृत्य दिए हुए हैं, बताना है कौन सा उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में एक है। तो इसका सही आंसर होगा डाल खाई। तो डाल खाई जो लोकप्रिय नृत्य है ये उड़ीसा का नृत्य है। उसके अलावा बात करें अगर हम गिद्धा की, तो ये गिद्धा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, लेकिन अगर कभी आपसे पडुआ गिद्धा पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। केवल गिद्धा पंजाब, पडुआ गिद्धा हिमाचल प्रदेश, और रऊफ आपका जम्मू एंड कश्मीर का,
लोक नृत्य है और होजागिरी आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 52वें। तो 52वें संविधान संशोधन से 10वीं सूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो 4 मुगल शासक यहाँ पर दिए हुए हैं, हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो देखिए जो अकबर था उसी ने 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी किया था। और अगर आपको इनका टाइम पीरियड पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और हमने पूरी मिडाइवल हिस्ट्री कवर की हुई है, शुरू से अंत तक आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो अकबर के द्वारा ही महजरनामा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो किसको महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो आप सभी को ये क्वेश्चन पहले से भी पता होगा। सरोजनी नायडू को ही भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? यानी इन चारों में कौन सा एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता? तो बेसिकली जब बात आती है उड़ान रहित पक्षी की यानी ना उड़ने वाली पक्षी की, तो हमको सबसे पहले नाम याद आता है शुतुरमुर्ग का। तो ये हमको बचपन से ही पता होता है कि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। उसके साथ ही साथ एक इसी तरीके से दिखने वाला पक्षी होता है एमू, ये भी उड़ नहीं सकता। बट यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। और मोर आप सभी जानते हैं उड़ सकता है, हमारा आंसर ये सही नहीं होगा। और सारस भी नहीं होगा, मुर्गी भी उड़ लेती है, सही नहीं होगा। एक ही बचा कीवी। तो देखिए कीवी जो पक्षी होता है वो भी एक उड़ान रहित पक्षी, यानी ये भी उड़ नहीं सकता। और ये आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड एथिकल रिलीजन नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा और इन्हीं के द्वारा फेमस इनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये बुक भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है और एथिकल रिलीजन ये भी जो बुक है महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई बुक है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे और जो शुरू के 2-3 क्वेश्चन होते हैं उनको हम आपको बताते हैं डिटेल में, जिनसे कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल में। और साथ ही साथ हम जल्द ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी स्टार्ट करें, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और ये फरवरी से हमारी जो सीरीज़ है वो चालू होगी और हम हर वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एक दिन कवर करेंगे। यानी महीने में आपको 4 वीडियो देखनी होगी और आपका जो पूरा करंट अफेयर्स है वो तैयार हो जाएगा 1 मंथ का। तो ये सभी सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।